हाय दोस्तों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल देसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस वर्ष होने वाले मैट्रिक के एग्जाम में एक भी चैप्टर को रिड्यूस नहीं किया गया है और इस वर्ष होने वाले मैट्रिक के एग्जाम में आप सभी को सभी चैप्टरों को पढ़ना है। तो दोस्तों, यदि आप लोग अगले साल की अपेक्षा इस वर्ष अच्छा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वर्ष आप लोगों को ज़्यादा मेहनत करना होगा और आप लोगों को अभी से तैयारी शुरू कर देनी होगी। तो बच्चों, हमारे इस चैनल में आप लोगों के क्लास 8, 9, 10 के सभी विषयों को विस्तार से समझाया जाएगा और बताया जाएगा। तो यदि आप लोग हमारे इस चैनल में नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 4 को देखेंगे, जिसका नाम है कृषि। यह पार्ट 1 है। पार्ट 2 को भी देखना ना भूले। पार्ट 1 में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे और पार्ट 2 में हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इस चैप्टर से बनने वाले सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन, कृषि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब होगा, भूमि के उपयोग द्वारा फसल उत्पादन करने की क्रिया और प्रतिक्रिया को कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। अगला क्वेश्चन है, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो इसका सही जवाब होगा, कृषि को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित हैं, जैसे जलवायु की दशाएं, भूमि की प्रकृति, उपजाऊ मिट्टी, बाजार के निकटता, यातायात के साधन, श्रम की पूर्ति, पूंजी की आवश्यकता, राज्य की नीति और मानव की भोजन में रुचि। यही कृषि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। यहाँ हम लोग कृषि को समझ गए। अब हम लोग कृषि के प्रकार को देखते हैं। कृषि 3 प्रकार की होती हैं। पहला है प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, दूसरा है गहन जीविका निर्वाह कृषि और तीसरा है वाणिज्य कृषि। सबसे पहले हम लोग प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि के बारे में जान लेते हैं कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि होता क्या है। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम कृषि औजारों जैसे लकड़ी के हल, दाव और खुदाई करने वाली छड़ी तथा परिवार तथा समुदाय श्रम की मदद से की जाती है। यह कृषि मुख्यतः मानसून, मिट्टी की प्रकृति, उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थितियों की उपलब्ध पर निर्भर करती है। यहाँ पर और एक बात समझने वाली बात है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि को हम लोग स्थानांतरण कृषि या कर्तव्य दहन प्रणाली कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो इसी से रिलेटेड और एक क्वेश्चन है कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि प्रणाली को स्थानांतरण कृषि तथा कर्तव्य दहन प्रणाली कृषि क्यों कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि प्रणाली को स्थानांतरण कृषि तथा कर्तव्य दहन प्रणाली कृषि इसलिए कहते हैं क्योंकि इस प्रकार के कृषि प्रणाली में किसान जंगल वाले जमीन के एक टुकड़े को साफ करके वहाँ के झाड़ उसको काट कर जला दिया जाता है। जब तक उत्पादकता इस मिट्टी में रहती हैं तब तक उत्पादन करता है। उसके बाद फिर किसी दूसरे स्थान पर यही प्रक्रिया दोहराई जाती है। अगला पॉइंट है, विश्व के विभिन्न भागों में स्थानांतरण कृषि को विभिन्न नामों से जाना जाता है, जैसे मेक्सिको और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं, वेनेजुएला में कोनुको, ब्राज़ील में रोका, वियतनाम में रे, इंडोनेशिया में लदांग, मध्य अफ्रीका में मसोले, उत्तर पूर्वी राज्यों में झूम कृषि और झारखंड में कुरवा के नाम से जानते हैं। अभी हम लोग स्थानांतरण कृषि के बारे में जान गए। अब हम लोग गहन जीविका कृषि के बारे में जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहन जीविका कृषि प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, गहन जीविका कृषि प्रणाली छोटे छोटे भूमि पर अधिक मानवीय श्रम द्वारा फसलों का उत्पादन किया जाता है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली में रासायनिक उर्वरकों, HYV बीजों और सिंचाई का भी प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वाणिज्य कृषि प्रणाली किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, वाणिज्य कृषि प्रणाली में अधिक पैदावार देने वाले बीजों जैसे HYV, रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग, सिंचाई तंत्रों का उपयोग करके उच्च पैदावार प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की कृषि का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना, फसल उत्पादन को बेचना होता है। अब हम लोग जानते हैं कि विश्व में या भारत में ही अनेक प्रकार की कृषि की जाती हैं, जैसे खाद्यान्न फसल की उगाई की जाती है, सब्जी, रेशेदार फसल, पेय फसल,
फल वाले फसल, मसाले। तो खाद्यान्न फसल किसे कहते हैं और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, तो उन्हें देखते हैं। सबसे पहले खाद्यान्न फसल को देखते हैं। खाद्यान्न फसल में चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा इत्यादि आते हैं। उसके बाद सब्जी वाले फसल जैसे बैगन, भिंडी, टमाटर, सेम, करेला, कद्दू, प्याज, नेनुआ, आलू इत्यादि आते हैं। उसके बाद रेशे वाले फसल, रेशे वाले फसल में कपास, जूट, रेशम इत्यादि आते हैं। पेय वाले फसल में चाय, कहवा, कोको इत्यादि चीज़ आते हैं। फल वाली फसलें, फल वाली फसल में तरबूज, खीरा, ककड़ी, खरबूजा इत्यादि आते हैं। और मसाले वाले फसल में जैसे मसाले वाले फसल में जीरा, धनिया, सौंफ, प्याज, इलायची, लौंग, मिर्च, लहसुन, अजवाइन, गोलकी इत्यादि चीज़ें आती हैं। इसके बाद हम लोग दहन वाले फसल को देखते हैं। जैसे दहन वाले फसल में चना, मटर, मसूर, उड़द, मूंग, अरहर, सोयाबीन इत्यादि चीज़ें आती हैं। तिलहन वाले फसल जैसे मूंगफली, सूरजमुखी, सरसों, तिल, कुसुम, अरंडी इत्यादि चीज़ें आती हैं। उसके बाद चीनी वाली फसलें, चीनी वाली फसलों में गन्ना, चुकंदर इत्यादि चीज़ें आती हैं। अब हम लोग देखेंगे कि भारत में कितने शस्य ऋतुएं पाई जाती है और उन शस्य ऋतुओं में कौन कौन फसल उगाई जाती हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं? तो इसका सही जवाब होगा, भारत में 3 शस्य ऋतुएं पाई जाती हैं। पहला है रबी फसल ऋतु, दूसरा है खरीफ फसल ऋतु, तीसरा है जायद फसल ऋतु। अब हम लोग सबसे पहले रबी फसल ऋतु के बारे में जान लेते हैं। रबी फसलें शीत ऋतु में अक्टूबर से दिसंबर तक उगाई जाती हैं और ग्रीष्म ऋतु में मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं। तो रबी फसल जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों, आलू, चुकंदर, बरसीम, मसूर, अलसी इत्यादि होती हैं। रबी फसल में यही सब उगाई जाती हैं। अगला है खरीफ फसल ऋतु। खरीफ फसलें मानसून के प्रारंभ में जून और जुलाई में उगाई जाती हैं और अक्टूबर और नवंबर के बीच काट ली जाती हैं। खरीफ फसल ऋतु में चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, जूट, अरहर, उड़द, कपास, सोयाबीन, सनई, मक्का, गन्ना, ग्वार इत्यादि आते हैं। उसके बाद है जायद फसल ऋतु। रबी और खरीफ फसल ऋतु के बीच ग्रीष्म ऋतु में बोई जाने वाली फसल को जायद फसल ऋतु कहते हैं। जायद फसल ऋतु में जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरा, ककड़ी इत्यादि आते हैं। अब हम लोग कुछ फसलों के भौगोलिक दशाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है चावल की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसका सही जवाब होगा, चावल भारत की प्रमुख खाद्य फसल है। यह खरीफ फसल के रूप में भी जानी जाती है। चावल उष्ण और आर्द्र जलवायु में उगाई जाती हैं। चावल के उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले हम लोग तापमान के बारे में जान लेते हैं कि इस फसल के लिए तापमान कितनी आवश्यकता होती है, वर्षा कितनी आवश्यकता होती है, मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए और श्रम कैसी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग तापमान को देखते हैं। चावल के उत्पादन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस की तापमान आवश्यकता पड़ती है। वर्षा चावल के उत्पादन के लिए 100 सेंटीमीटर से अधिक की वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। मृदा चावल के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होती है। श्रम चावल एक श्रम प्रधान फसल है। इसे जुताई, रोपाई, कटाई और मड़ाई में श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग गन्ना के बारे में जानते हैं कि गन्ना के लिए तापमान कैसी होनी चाहिए, वर्षा कैसा होना चाहिए और मृदा किस प्रकार की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, गन्ना की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो इसका सही जवाब होगा, गन्ना एक उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जैसे गन्ना की खेती के लिए 21 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस के तापमान की आवश्यकता होती है। वर्षा 75 सेंटीमीटर से
100 सेंटीमीटर वर्षा उपयुक्त होती है। कम वर्षा होने पर सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। मृदा, गन्ने को विभिन्न मृदाओं में उगाई जाती है, परंतु जलोढ़ और काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती हैं। श्रम, गन्ना श्रम प्रधान फसल है, इसलिए इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। अब हम लोग चाय की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करते हैं। तो चाय भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय पेय फसल है। चाय उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसके उत्पादन के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जैसे तापमान, चाय के उत्पादन के लिए सबसे उपयुक्त तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस को मानी जाती है। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वर्षा की मात्रा आवश्यक होती है। मृदा, उपयुक्त जल निकासी वाली पर्वतीय मृदा आवश्यकता होती है। श्रम, चाय एक श्रम प्रधान कृषि है। चाय के एक एक पत्तियों को हाथों से तोड़ना पड़ता है, इसीलिए सस्ता एवं कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। धरातल, चाय की खेती पहाड़ी ढालों पर की जाती है ताकि पौधों की जड़ों में पानी इकट्ठा न हो सके। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उनको उगाने के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण दें। तो हम लोग कहवा को देखते हैं। कहवा भी चाय की तरह एक लोकप्रिय फसल है। यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उगाई जाती है। इसके उत्पादन के लिए अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। जैसे तापमान, कहवा के उत्पादन के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस की होनी चाहिए। वर्षा 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होनी चाहिए। मृदा, लाल और लेटराइल मृदा सबसे उपयुक्त मानी जाती हैं। अब धरातल को देखते हैं कि धरातल ढाल वाली भूमि आवश्यकता पड़ती है कहवा के उत्पादन के लिए। हमारा आज का अगला क्वेश्चन है, भारत में गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थिति एवं उत्पादन राज्यों का विवरण करें। तो इसका सही जवाब होगा, गेहूं की खेती के लिए अनुकूल भौगोलिक दशाएं जैसे तापमान। गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक होता है। दूसरा है वर्षा, 40 से 75 सेंटीमीटर वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक होती है। गेहूं की खेती में सिंचाई की भी आवश्यकता पड़ती है। अगला है मिट्टी, गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी का होना आवश्यक है। मिट्टी में पर्याप्त नमी व ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है। अगला है अन्न, गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश आवश्यक होता है। गेहूं उत्पादन राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश भारत के राज्य हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताइए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दें। तो इसका सही जवाब होगा, गेहूं भारत की दूसरी खाद्य फसल है। भारत के उत्तर पश्चिमी में गंगा सतलुज का मैदान और दक्कन पठार का काली मिट्टी वाला प्रदेश गेहूं का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। भारत में गेहूं उत्पादक राज्यों में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का नाम आता है। हमारा अगला क्वेश्चन, रोपण कृषि पर एक टिप्पणी लिखें। तो इसका पहला पॉइंट होगा, रोपण कृषि बड़े बड़े आकार के फॉर्मों पर की जाती है। दूसरा पॉइंट है, इस कृषि में वैज्ञानिक विधियों, मशीनों, उर्वरक, अधिक पूंजी का प्रयोग होता है। तीसरा पॉइंट है, इन बागानों में बड़ी संख्या में कुशल श्रमिक काम करते हैं। चौथा पॉइंट है, रोपण कृषि की मुख्य फसलें रबड़, चाय, कहवा, कोको, गन्ना, नारियल, केला आदि होती हैं। पांचवा पॉइंट है, रोपण कृषि व्यावसायिक महत्व का होता है। अगला क्वेश्चन है, गहन कृषि की विशेषताएं बताइए। तो इसका सही जवाब होगा, गहन कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है। दूसरा, गहन कृषि में मुख्य रूप से खदानों का उत्पादन किया जाता है। तीसरा है, गहन कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती है। चौथा है, यह घनी आबादी वाले उन क्षेत्रों में की जाती हैं जहां नई भूमि उपलब्ध नहीं होती है। पांचवा है, गहन कृषि में प्रमुख
धान, गेहूं, मक्का आदि फसलों की खेती की जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन, गहन कृषि तथा रोपण कृषि में अंतर बताइए। तो गहन कृषि में भूमि का क्षेत्रफल कम होता है, लेकिन रोपण कृषि में भूमि का क्षेत्रफल अधिक होता है। गहन कृषि में एक ही भूमि पर कई फसलों का उत्पादन किया जाता है, लेकिन रोपण कृषि में एक भूमि पर एक या दो फसलें उगाई जाती हैं। गहन कृषि में खाद्यान्नों का उत्पादन किया जाता है, जैसे धान, गेहूं, मक्का आदि, और रोपण कृषि में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है, जैसे चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, केला आदि। गहन कृषि पारंपरिक ढंग से की जाती हैं, लेकिन रोपण कृषि विशेष तकनीक की आवश्यकता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला है, सरकार द्वारा किसानों के हित में किए गए संस्थागत सुधार कार्यक्रमों की सूची बनाइए। तो इसका सही जवाब होगा, आज़ादी के बाद सरकार ने किसानों के हित में कई संस्थागत सुधार किए हैं। पहला पॉइंट है, छोटी जोतों की चकबंदी कर आर्थिक रूप से उपयोगी बनाया है। दूसरा पॉइंट है, जोतों की सीमाबंदी की गई। तीसरा पॉइंट है, जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। चौथा पॉइंट है, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार किया गया। पांचवा पॉइंट है, फसल बीमा योजना लाकर फसल की बर्बादी की भरपाई का प्रावधान किया गया। छठा पॉइंट है, किसानों को उचित उपज मूल्य देने के लिए फसलों का न्यूनतम समर्थक मूल्य निर्धारित किया गया। सातवां पॉइंट है, रेडियो और दूरदर्शन आदि द्वारा किसानों को खेती की नई आधुनिक तकनीकों के बारे में बताया गया। आप लोग एग्जाम में किन्हीं 5 पॉइंटों को लिख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन, दिन प्रतिदिन कृषि के अंतर्गत भूमि कम हो रही है, क्या आप इसके परिणामों की कल्पना कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब होगा, भारत में दिन प्रतिदिन जनसंख्या लगातार बढ़ रही है। इस कारण विभिन्न कार्यों के लिए भूमि की मांग भी बढ़ रही है, जिससे कृषि योग्य भूमि पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। परिणाम स्वरूप कृषि योग्य भूमि का उपयोग सड़क निर्माण, इमारत निर्माण, कल कारखाने का निर्माण इत्यादि में किया जा रहा है। इस कारण फसलों की उत्पादकता कम हो रही है। इससे भूखमरी जैसी समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत में पशुओं की संख्या अधिक है, इस कारण उनके सामने चारे की भी समस्या उत्पन्न हो गई है। भारत एक कृषि प्रधान देश है, अतः अधिकांश लोगों के सामने आजीविका की भी समस्या उत्पन्न हो रही है। ज्ञात करें कि भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, परंतु भारतीय किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहते हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकती हैं। पहला, भूमि की कम फसल उत्पादकता है। दूसरा है, फसल उत्पादकता से आय की प्राप्ति कम होती है, इससे भारतीय किसान गरीब रहते हैं। तीसरा है, देश में ढांचागत सुविधाओं का पूर्ण विकास नहीं हो पाया है। चौथा है, सिंचाई सुविधाएं कुछ क्षेत्रों तक सीमित हैं। पांचवा, रासायनिक उर्वरक, उन्नत किस्म के बीज, कीटनाशक बहुत ही महंगे हैं। छठा, सरकारें किसान के प्रति उदासीन हैं। सातवां है, जनसंख्या वृद्धि के साथ लगातार खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश के अनेक राज्यों में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं। तो इसका सही जवाब होगा, भारत किसानों का देश है, आधी से अधिक जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, फिर भी यहाँ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। इसके निम्नलिखित कारण हो सकती हैं। पहला, फसल उत्पादकता कम होने से किसानों की आय में कमी होती है, जिस कारण वे गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। इससे उन पर कर्ज लगातार बढ़ती जा रही है। दूसरा कारण, फसलों का सही समय पर उचित मूल्य नहीं मिलता है। गरीब के कारण किसान अपनी फसल को समय पूर्व ही बेच देते हैं, जिससे उन्हें फसल का पैसा कम मिलता है। तीसरा कारण हो सकता है कि लगातार जनसंख्या वृद्धि के कारण खेतों का आकार छोटा होता जा रहा है। चौथा है, कीटनाशकों एवं रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग से भूमि की उपजाऊपन में कमी आ रही है, जिससे भूमि की उत्पादकता घट रही है। पांचवा कारण, गरीब के कारण सरकार एवं समाज द्वारा किसानों की अपेक्षा की जाती है। छठा है, रहन सहन, खान पान, शिक्षा, बेटी की शादी विवाह जैसी पारिवारिक समस्याओं के कारण किसान में
चिंता व्याप्त है। तो दोस्तों आज का हमारा यह वीडियो पार्ट 1 था। पार्ट 2 को भी देखना ना भूलें, उसमें हम लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को देखेंगे। तो दोस्तों यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, ताकि हमारे चैनल में जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो चलिए दोस्तों और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।